जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बैगा जनजाति की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गौड़ जनजाति को देख लिया था और अभी हमने भील जनजाति को भी देख लिया है। साथ ही घुमंतू जनजाति जो होती है उनको देख लिया है। जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को देख लिया है। इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को समझ लिया है। तो हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक है ना, उन सबको हम एक एक करके देखते जा रहे हैं। एमपीपीएससी की यूनिट 10 जो है प्रीलिम्स परीक्षा की, उसके लिए ये बुक है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। अपने नज़दीक के स्टोर से इसको आप खरीद लेना, अच्छा रहेगा। वरना अगर खरीद नहीं पा रहे हो तो हमारे वीडियो पर्याप्त हैं, है ना। लेकिन क्या करना होगा, देखो हम बार बार वीडियो में आपसे कहते हैं सफलता के लिए रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। अगर आप ये सोचते हो कि एक बार वीडियो देख लिया और जाके सीधे परीक्षा दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद जिनको लगता होगा कि रिवीजन करने से कुछ नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं होना है। ये भी सच बात है कि जिनको ये लगता है कि रिवीजन करने से कुछ नहीं होना है, तो उनका तो फिर कुछ होना ही नहीं है ना। और जिनको लगता है कि रिवीजन करना चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर हम डेली रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही आगे का पढ़ेंगे, है ना। तो रिवीजन करना है, फिर आगे बढ़ना है। नई चीज़ों को तभी पढ़ना है जब हम पीछे का रिवीजन करते जाएं। बिना रिवीजन के याद थोड़ी होती है चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें समझने से याद होती हैं, कुछ बार बार पढ़ने से होती हैं। क्योंकि एमपीपीएससी में जिस लेवल के प्रश्न आते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न फैक्ट बेस आते हैं, तो सीधे फैक्ट ही रटने होते हैं। तो उनमें समझने के जैसा कुछ रहता नहीं है। तो क्या करना होगा, रटनी भी पड़ेंगी चीज़ें, समझनी भी पड़ेंगी चीज़ें, सभी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। बैगा जनजाति की बात करते हैं, शुरू करते हैं। एक नज़र में सबसे पहले हम बैगा जनजाति को देखेंगे। परिचय की बात करें तो इसे सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा जो बैगा जनजाति है, इसे विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। एक तो बैगा जनजाति है और एक है सहरिया जनजाति। तीसरी जनजाति कौन सी है, आप कमेंट करके बताओगे। इसे भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इसे गोंडों की उपजाति माना जाता है। जो बैगा जनजाति है, इसे गोंडों की उपजाति माना जाता है। ये अपने आप को जंगल का राजा कहते हैं। जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं, ये अपने आप को क्या कहते हैं? जंगल का राजा कहते हैं। इनकी जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। यही प्रजाति गौड़ जनजाति की भी है। इनके कुछ उपनाम देखें तो बैरियर एल्विन ने जो है बैरियर एल्विन ने इनको बैगा जनजाति को जादूगर, वैद्य और आदिवासी कहा है। वहीं कुछ अन्य नाम और भी हैं इनके, जैसे जंगल का राजा, धरती पुत्र और बिछावर और प्रकृति पुत्र भी इनको कहा जाता है बैगाओं को। ये सर्दी। जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या लगभग 4.15 लाख है और राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 2.71% है ये। बैगा जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो इनका भौगोलिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पूर्वी सतपुड़ा के डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी जिलों में बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। शारीरिक विशेषताएं तो इनका जो कद होता है मध्यम होता है, शरीर सुगठित होता है, नाक चपटी, काला रंग, बाल सीधे खड़े होते हैं इनके। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं बैगाओं की। इनकी कुछ उपजातियां भी हैं जो आपको याद रखनी है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप जो यूट्यूब की कम्युनिटी में जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं। तो उनको भी अटेंड कर सकते हो, उनको भी ज्वाइन करके, है ना, देख सकते हो कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उपजाति की बात करें तो भरौतिया, नरौतिया, रेमैना, जिसे रायमैना भी कहा जाता है, कठमैना, कोडबन भी कहा जाता है, नाहर, गोंडमैना और बिंझवार, ये क्या हैं? ये जनजातियां हैं, उपजातियां हैं बैगा जनजाति की। भरौतिया, नरौतिया, रायमैना, काठमैना, नाहर, नरौतिया, गोंडमैना और बिझवार, ये उपजातियां हैं बैगा जनजाति की। इनके गोत्र की बात करें तो इनका जो गोत्र है, जात कर्म के आधार पर गोत्र जो है वो है हाडा और रडुड़िया। क्या है? रडुड़िया। और जो गुणों के आधार पर है वो है निधुनिया। क्या है? निधुनिया। निवास के आधार पर इनका एक और गोत्र है, वो है घंगरिया। कौन सा है? घंगरिया। ये आपको याद रखना है। गांव या आवास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को देखें तो इनके आप गांव जो होता है उसको टोला या पूर्वा कहा जाता है। बैगा जनजाति के गांव को टोला या पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? टोला या पूर्वा कहते हैं। वहीं पूरा गांव एवं प्रत्येक घर खड़ी लकड़ियों के सुरक्षा घेरे से रहता है, जिसे मेरो कहा जाता है। जब पूरा गांव या प्रत्येक घर
खड़ी लकड़ियों की सुरक्षा घेरे से घिरा रहता है तो उसे कहते हैं मेरो। क्या कहते हैं? मेरो कहते हैं उसे। सामाजिक संगठन की बात करें तो पंचायत व्यवस्था होती है जिसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं। सामाजिक संगठन में पंचायत व्यवस्था होती है इनके पास, जिसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं बैगा जनजाति में। कौन-कौन से होते हैं उनको देखते हैं। देखो एक तो होता है मुकद्दम। कौन होता है? मुकद्दम। गाँव का मुखिया मुकद्दम होता है और एक होता है दीवान। मुकद्दम का सहायक होता है दीवान। तो जो गाँव का मुखिया होता है बैगा जनजाति में उसे मुकद्दम कहा जाता है और जो मुकद्दम का सहायक होता है उसे दीवान कहा जाता है। सामाजिक कार्य व अतिथियों के आने पर राशन का प्रबंधन करने वाला समरथ कहलाता है। कौन कहलाता है? समरथ कहलाता है। कोटवार की बात करें तो शासकीय सेवक होता है कोटवार। कौन होता है? शासकीय सेवक होता है कोटवार। और दबार की बात करें तो गांव का पांडा या पुरोहित होता है दबार। देखो, शासकीय सेवक होता है कोटवार, लेकिन जो दबार होता है ना वो गांव का पंडा या पुरोहित होता है। गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे पंडा दबार कौन कहलाते हैं, है ना। मुकद्दम कौन कहलाता है ये पहले से आप लोग जानते होंगे। और जो गांव से नहीं है संबंधित वो पहली बार इन चीजों को सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा लग सकता है, बाकी इन चीजों से आप परिचित होगे पहले से अगर आप पहले कभी गांव में रहे हो तो। बैगा जनजाति के भोजन की बात करें तो इनके भोजन में बैगाओं का जो मुख्य भोजन है ये है पेज। कौन सा है? पेज। बैगाओं का मुख्य भोजन है पेज, इसको भी आपको याद रखना है। ये पेय पदार्थ है, कोदो कुटकी और मक्का से बनाया जाता है। किससे? कोदो कुटकी और मक्का से बनाया जाता है। बैगा जनजाति के समय के अनुसार भोजन किया जाता है। सुबह बासी होता है, दोपहर में पेज होता है और रात्रि में ब्यारी की जाती है। क्या की जाती है? रात्रि में ब्यारी की जाती है। ये लोग जो रात्रि में करते हैं उसको ब्यारी कहा जाता है। कहीं कहीं क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि कुछ जनजातियों के मिलते जुलते भोज्य पदार्थ होंगे, मिलते जुलते वस्त्र होंगे, है ना। तो उससे दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है परीक्षा में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। वस्त्र एवं आभूषणों की बात करें तो पुरुषों के वस्त्रों को पटका यानी कि लंगोटी कहा जाता है। पटका लंगोटी कहा जाता है। और जो स्त्रियां कमर से घुटनों के ऊपर तक पहनती हैं ना उसको कपची कहा जाता है। कपची नामक साड़ी लपेटती हैं। तो जो बैगा जनजाति की स्त्रियां होती हैं ना वो क्या करती हैं, जो घुटनों के ऊपर तक पहनती हैं उसको कपची नामक साड़ी कहते हैं। स्त्रियां गले में सूतिया एवं हवेल, बाहों में हरैया पहनती हैं। तो जो गले में पहनती हैं उसको सूतिया कहते हैं एवं जो बाहों में पहनती हैं उसको हवेल कहते हैं। सॉरी, गले में सूतिया एवं हवेल पहनते हैं और बाहों में हरैया पहनती हैं। बालों में कंदरी नामक आभूषण पहनती हैं। तो बैगा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो बालों में कंदरी नामक आभूषण पहनती हैं। विवाह पद्धतियों की बात करें तो बैगा जनजाति की 6 पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें मंगनी विवाह होता है या चढ़ विवाह कहते हैं उसे, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना विवाह और उधरिया विवाह होता है। करस कौआ विवाह संस्कार कहलाता है। करस कौआ। जन्म मृत्यु संस्कारों की बात करें तो एक होता है सुनमाई। क्या होता है सुनमाई? गांव या घर की सियानी औरत जो बच्चा जानने का कार्य करती है उसे सुनमाई कहा जाता है। तो गांव या घर की जो सियानी औरत होती है जिसे बच्चा जानने का कार्य करती है जो उसे सुनमाई कहते हैं। झालर, पिता द्वारा शिशु के बाल काटना झालर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संस्कार होता है झालर, जब पिता के द्वारा शिशु के बाल काटे जाते हैं तो उसे झालर कहा जाता है। एक होता है सामरा प्रथा। आत्मा की मुक्ति हेतु सामरा प्रथा की जाती है बैगा जनजाति में। नहावल प्रथा में मृतक के अंतिम संस्कार में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना नहावल प्रथा कहलाता है। तो बैगा जनजाति में जो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके अंतिम संस्कार में जो अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाया जाता है उसको ही नहावल प्रथा कहते हैं। तो जन्म मृत्यु संस्कार में देखो हमने देखा सुनमई जो कि बच्चा जानने का कार्य करती है, गांव या घर की कोई सियानी औरत, है ना। अच्छा, जैसे दाई कहते हैं, हाँ। झालर, पिता द्वारा शिशु के जब बाल काटे जाते हैं तो झालर। सामरा प्रथा आत्मा की मुक्ति के लिए। और नहावल प्रथा मृतक के अंतिम संस्कार में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाया जाता है, उसको नहावल प्रथा कहा जाता है। ढोल नगाड़े तो अब लगभग हर ही जगह बजने लगे हैं। पर्व उत्सव त्योहार की बात करें तो बैगा जनजाति में रतौना, बिदरी, नवा फसल और छेत्रा, इनको विस्तार से अभी देखेंगे आगे। बैगा जनजाति के देवी और देवताओं में ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बाघेश्वर देव, नारायण देव और नागदेव। वहीं प्रमुख माता में खैर माई,
बंजारिन माई और रात्रि देवी शामिल हैं। देखो खैर माई तो लगभग सभी में मिलेंगी, और ठाकुर देव और बूढ़ा देव दूल्हा देव, ये तीन देवता भी सभी जनजातियों में मिलेंगे। बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्यों में कर्मा बिल्मा दादरिया, सेला सुआ और झरपट, रीना भड़ौनी फाग, ये क्या है? बैगा जनजाति के नृत्य हैं। कौन से? कर्मा बिल्मा दादरिया, सेला सुआ झरपट, रीना भड़ौनी और फाग, ये याद रखना है आपको। आर्थिक जीवन की बात करें तो ये झूम खेती करते हैं, जिसे बेवार या कोलू कहते हैं। तो जो बैगा जनजाति के द्वारा झूम खेती की जाती है उसे बेवार या कोलू कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवार या कोलू कहते हैं। पौंडा या पौधा कृषि, बैलों को मांग कर कृषि करना पौंडा या पौधा कृषि कहा जाता है, जब बैलों को मांग कर कृषि की जाती है। भाषा एवं बोली की बात करें तो इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का विकृत रूप है। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी का विकृत रूप है। भित्ति चित्र की बात करें, बैगा नया मकान बनाते समय दीवारों पर मिट्टी में नोह डोरा बनाते हैं। तो जो बैगा क्या करते हैं? नोह डोरा बनाते हैं। नोह डोरा क्या होता है इसको हम पहले देख चुके हैं, अभी आगे भी देखेंगे दोबारा से। भित्ति चित्र जो होता है बैगा जनजाति का वो नोह डोरा होता है। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि बैगा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र जो कि दीवारों पर मिट्टी से बनाया जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो नोह डोरा कहते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, तो अर्जुन सिंह धुर्वे जो हैं ये बैगा जनजाति से संबंधित हैं। डिंडोरी जिले के बैगा नृत्य कलाकार 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं जोधैया बाई बैगा जो हैं उमरिया जिले की प्रसिद्ध बैगा चित्रकार 2023 में पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं। जोधैया बाई उमरिया जिले की प्रसिद्ध बैगा चित्रकार 2023 में पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं। जोधैया बाई बैगा। अच्छा, वीडियो आ चुका है करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, जो तत्वाण की बुक है ना, सिर्फ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के नाम से आती है, उसके 2 वीडियो आ चुके हैं। तो आपने देख ही लिया है पहला वीडियो जिसमें पद्म पुरस्कारों से संबंधित बात की गई थी, और मध्य प्रदेश में 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो चारों के नाम आप कमेंट कीजिए, और साथ ही यह भी बताइए कि किस किस क्षेत्र में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। इससे क्या होगा? एक तो आप एक्टिव रहेंगे चीज़ों को लेके, दूसरा यह भी होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? ये बहुत शानदार चीज़ है। इतने दिन से हम कह रहे हैं आपसे वीडियो में, लेकिन कोई नहीं सुनता है ना। जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, निश्चित रूप से आप देख लेना परसेंटेज, जब एग्जाम हो जाए ना उस समय आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या असर होता है ना? तो अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के हैं, जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार मिला था, पद्मश्री मिला था बैगा नृत्य के लिए, और पद्मश्री से ही सम्मानित की गई हैं जोधाबाई बैगा, ये भी बैगा चित्रकार हैं। तो अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा नृत्य कलाकार थे, और जोधैया बाई जो है ये बैगा चित्रकार हैं। अब हम विस्तार से समझेंगे चीज़ों को एक एक करके, है ना? तो पहला जो तथ्य है कुछ इस प्रकार है। देखो अभी जो शॉर्ट में देखी है ना चीजें, उन्हीं का रिवीजन होगा आगे विस्तार से। बैगा द्रविड़ समुदाय की जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये तो प्रजाति है ना? बैगा जनजाति अपने आप को जंगल का राजा या प्रकृति पुत्र कहते हैं। तो बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं अपने आप को जंगल का राजा, प्रकृति पुत्र कहते हैं। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव हैं। तो बैगा परंपरा के जो लोग हैं वो, उनका मानना है कि सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव हैं। इस जनजाति पर लिखी गई पुस्तक द बैगा के रचयिता बैरियर एल्विन है। तो बैगा जनजाति पर जो पुस्तक लिखी गई है वो है द बैगा, और कौन है इसके रचयिता? बैरियर एल्विन इसके रचयिता हैं। ये भी नाम आपको याद रखना है। इसमें बैगाओं बैगाओं को जादूगर या वैद्य एवं आदि स्वामी भी कहा गया है। तो सीधे पूछा जा सकता है कि बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति को क्या कहा है? तो जादूगर या वैद्य कहा है। बैगा को भारत सरकार ने पिछड़ी जनजाति माना है। तो अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में बैगा जो जनजाति है वो शामिल है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में बैगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजाति है। यह गौंडों की ही उपजाति मानी जाती है। बैगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित होता है, इसलिए इनको पंडा या बेवाद भी कहा जाता है। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ भी सीधे पूछा जा सकता है। बैगा ग्राम पुरोहित होने के साथ साथ चिकित्सक भी होते हैं। बैगा जो होते हैं ग्राम पुरोहित होने के साथ साथ चिकित्सक भी होते हैं। शायद इसीलिए बैरियर एल्विन ने इन्हें वैद्य कहा है। इन्हें धरती पुत्र या बिछावर भी कहा जाता है ना? तो धरती पुत्र और बिछावर भी कहा जाता है, प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है, आदि स्वामी कहा है बैरियर एल्विन ने इन्हें। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की।
देखो, जो रसेल हैं और हीरालाल हैं, उनके अनुसार भगवान ने नांग बेगा तथा नांगी बेगिन को बनाया। इनकी दो संतानें हुई, पहली बेगा और दूसरी गौड़। आगे चलकर मनुष्य जाति की उत्पत्ति एक युगल से हुई। पहले युगल से बेगा तथा दूसरे युगल से गौड़ उत्पन्न हुए। किंवदंती अनुसार नांगा बेगा ने कौआ कुंवर को धरती ढूंढने भेजा था, इसलिए बेगा लोग कौए का विशेष सम्मान करते हैं। नागा बेगा ने पृथ्वी को बनाया, इसलिए वह भूमिक कहलाए। पृथ्वी उसकी बेटी है, अतः बेगा पृथ्वी पर हल नहीं चलाते हैं। देवार व देवारिन बेगाओं में सम्मान सूचक शब्द हैं। कौन से? देवार या देवारिन। रसेल और हीरालाल ने बेगाओं को बंगाल व बिहार की भूमिया जनजाति की शाखा माना है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति जो है वो 4.15 लाख है, जो कि कुल जनजाति जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जो कुल जनजाति जनसंख्या है उसका 2.71% है। बेगा जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो मंडला जिले में है। देखो, अब इस पोर्शन को क्या है, जनजातियों वाली यूनिट अलग से आई है। तो पहले क्या होता था, एक विशेष क्षेत्र पूछा जाता था। अब सीधे जिला भी पूछा जा सकता है कि किस कि निम्नलिखित जनजाति का किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत है या किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? मंडला जिले में है। अब हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। देखो, बेगा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा के डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तथा सीधी जिलों में निवास करती है। तो जो पूर्वी सतपुड़ा के डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, सीधी जिलों में निवास करती हैं। सतपुड़ा एवं मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य इनकी बसावट सघन है। बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। यह पूरा क्षेत्र साल वृक्ष से आच्छादित है। कौन सा? बेगाचक। शारीरिक विशेषताओं को हमने देख लिया था, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो इनको स्किप करते हैं, है ना। उपजातियां या गोत्र पे आते हैं। तो उपजातियों में रसेल ने मुख्य रूप से बेगाओं की 7 उपजातियां बताई हैं। तो ये वो रसेल नहीं है, आंद्रे रसेल नहीं है जो आईपीएल में अभी दनादन दनादन करने को लगे हैं, है ना। वो रसेल नहीं है कि छक्के पे छक्के उड़ाने को लगे हैं। रसल द मसल की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये रसेल कोई इतिहासकार रहे होंगे, है ना, या फिर रिसर्च कर रहे होंगे जनजातियों पर, तो उन्होंने बताया है कि 7 उपजातियां हैं बेगा जनजाति की 7 उपजातियां हैं। भरौतिया, नरोतिया, रमेना जिसे रायमेना कहा जाता है, कठमेना, नाहर, नरेटिया, गोडमेना तथा बिंजवार आदि। इन उपजातियों में उच्च स्थान भरौतिया तथा निम्न स्थान गोडमेना का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भरौतिया की। देखो, भरौतिया ये जनजाति अपनी मौलिक अवस्था में है। इनके सभी रीति रिवाज भूमिया बेगाओं से मिलते हैं। तो जो भूमिया बेगा होते हैं ना, भरौतिया जनजाति के सारे रीति रिवाज जो हैं वो इनसे मिलते हैं। भरौतिया का अर्थ होता है भरता या भरण पोषण करने वाला। यह जंगली उपजाति है जो हल का प्रयोग नहीं करती है। इनको बेगा में उच्च स्थान प्राप्त है। इनके बाल जो हैं लंबे होते हैं। गोडमेना की बात करें, इनको बेगा जनजाति में निम्नतम स्थान प्राप्त होता है। निम्नतर स्थान प्राप्त होता है किसको? गोडमेना को। बिंजवार की बात करें, बेगाओं की सबसे सभ्य उपजाति जो है वो बिंजवार है। बेगाओं की अन्य उपजातियों में अपने आप को अलग बताने के लिए अपने आप को विंध्याचल या बिंदवार कहलाते हैं। बिंजवार जनजाति भी बड़े जमींदार भूमिपति होते हैं। कठमेना कोडवन की बात करें तो काठ पर काम करने वाले और मुंडिपा सफाचट मूछ रखने वाले मुंडिपा कहलाते हैं। गोत्र एवं जाति की बात करें तो जात कर्म के आधार पर इनकी जो गोत्र होता है वो हाड़ा होता है, यानी गोड़ा सकेलने वाला, और रडूडिया होता है। गुणों के आधार पर निधुड़िया होता है और निवास के आधार पर घंगरिया होता है। बेगा भूमिया की शाखा होने के कारण मरावी, धुर्वे, मरकाम, परतेती, टेकाम को अपना गोत्र मानते हैं। प्रत्येक जाति का एक गढ़ होता है जिसे जतका जात एवं तत्का गढ़ कहा जाता है। प्रमुख गढ़ में देवरी, एक दौरा भात खाने वाला शिकारी, घाटा, सैला, टाला, सरी वृक्ष, कोसियारी, खुसरू, तांतर, बांगर, भुसंडो, ककरिया, चाड़ा और तलिया प्रमुख गढ़ हैं ये, है ना। देखो, प्रत्येक जाति का एक गढ़ होता है जिसे जतका जात एवं तत्का गढ़ कहा जाता है, और ये प्रमुख गढ़ दिए हुए थे बेगा जनजाति के।
सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था की बात करें तो जो बैगा जनजाति है ना, बैगा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक होता है। कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। बैगा अधिकांश एकल परिवार में रहते हैं, परंतु पुत्र पिता से अलग होकर पास में दूर घर बना लेता है। तो बैगा अधिकांश क्या होता है? एकल परिवार में रहते हैं, परंतु पुत्र जो होता है वो पिता से अलग होकर पास में दूसरा घर बना लेता है। माता पिता किसी भी पुत्र के पास स्वेच्छा से रहते हैं। माता पिता जो होते हैं किसी भी पुत्र के पास स्वेच्छा से रहते हैं। परिवार में सियाने बड़े का सम्मान होता है, छोटे उनकी आज्ञा सदैव मानते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आजकल ये देखने को नहीं मिलता। समाज में पुरुष के बनाए गए नियम लागू होते हैं, परंतु स्त्रियों का अनादर पूरे बैगा समाज का अनादर माना जाता है। सामाजिक संगठनों की बात करें तो इनमें एक पंचायत होती है जिसका प्रमुख मुकद्दम होता है। उसके पंचायत के 5 प्रकार होते हैं। पंच होते हैं, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटबार और देवार, ये प्रमुख होते हैं। मुकद्दम कौन होता है? मुकद्दम गांव का मुखिया होता है और इसकी नियुक्ति परंपरागत ढंग से वंशानुगत होती है, जिसे सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। गांव का प्रमुख प्रबंधक होता है। बारात एवं अगवानी और सरकारी कार्यों में मुकद्दम शासन की मदद करता है। दीवान जो होता है ये मुकद्दम का सहायक होता है, इतना ही याद रखना है। सहायक है तो मुकद्दम के जो भी कार्य हैं उनमें सहायता प्रदान करेगा। समरथ गांव का एक सामाजिक कार्यों और अतिथियों के आने पर राशन का प्रबंधन करता है। सरकारी अफसरों के भोजन आदि का प्रबंधन करता इसके द्वारा किया जाता है। कोटबार की बात करें तो कोटबार शासकीय सेवक होता है, परंतु समाज में उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। गांव की सुरक्षा का भार कोटबार के पास है। वह किसी भी जाति का हो सकता है तथा जन्म मरण की सूचना शासन को देता है। यह समाज की बैठकों में मुकद्दम के निर्णय की घोषणा करता है। जो देवार होता है यह गांव का पुरोहित या पंडा होता है। धर्म देखो, पुरोहित या पंडा है तो क्या कार्य करेगा? धार्मिक कार्य करेगा, है ना। इसे भूमिया भी कहा जाता है। बिदरी पूजा इसी के हाथों होती है। कौन सी? बिदरी पूजा जो बैगा जनजाति में होती है ना, वो इसी के द्वारा होती है। अब हम बैगाओं के आवास की बात करते हैं। बैगा गांव गोलाकार रूप में बसे होते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों के किनारे बसे होते हैं, ऊपरी भागों में, पहाड़ों पर। गांव इनके जो होते हैं गोलाकार रूप में बसे होते हैं, जिन्हें टोला या पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोला या पूर्वा कहा जाता है। पूरा गांव एवं प्रत्येक घर खड़ी लकड़ियों की सुरक्षा में घेर दीवार से घिरा होता है, जिसे मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरो कहते हैं। बेगांव के यहाँ उठने बैठने के लिए एक मकान होता है जिसे बंगला कहा जाता है, और घर के सामने पशुओं को बांधने की सार तथा मुर्गी का बाड़ा होता है। बैगा जनजाति के वस्त्र और आभूषण की बात करें तो पुरुष धोती, कमीज, बंडी एवं पगड़ी पहनते हैं तथा हाथों में कड़ा, कानों में बालियां धारण करते हैं। स्त्रियों की बात करें, पुरुष महिलाओं के समान बड़े बाल रखते हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ कम रखते हैं। देखो, पुरुष महिलाओं के समान बड़े बड़े बाल रखते हैं बैगा जनजाति में, लेकिन दाढ़ी मूछ कम रखते हैं। और पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं ना, उनको पटका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटका। वो जिसको लंगोट भी कहते हैं, लंगोटी कहते हैं। देखो, स्त्रियां कमर से घुटनों के ऊपर तक कपची नामक साड़ी लपेटती हैं। कहाँ तक? घुटनों के ऊपर तक। जो साड़ी लपेटती हैं ना बैगा जनजाति में महिलाएं, उनको कपची कहा जाता है। महिलाओं को नहीं, साड़ी को। और जो गले में सूतिया एवं हवेल तथा बाहों में हरैया नामक आभूषण पहनते हैं। तो जो गले में पहनती हैं उसे सूतिया एवं हवेल तथा बाहों में हरैया नामक आभूषण पहनती हैं। करधन में कमर में करधन, पैरों में पाजेब एवं टोडल पहनती हैं। अच्छा, पाजेब सुनने के बाद कौन सा गाना मन में आ रहा है ना? किसी को आ रहा हो तो कुछ शेयर कीजिएगा। थोड़ा क्या है, अच्छा माहौल बना रहता है ना। अब ये तो वैसे लाइव क्लास तो है नहीं, ना ही ऑफलाइन हम बैठे हैं। ऑफलाइन बैठे होते तो खूब सारी मौज मस्ती करते। ठीक है, अगला फैक्ट जो है, बैगा स्त्रियों द्वारा बालों में कंदरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो जो बालों में बैगा जनजाति की महिलाएं आभूषण पहनती हैं ना, उसको कंदरी कहा जाता है। गले में पहनती हैं सूतिया एवं हवेल। तो जो गले में पहनती हैं वो सूतिया और हवेल है। बाहों में हरैया और बालों में कंदरी, है ना, बालों में कंदरी, इतना याद रखना है। बैगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में तरंकुल आभूषण को धारण करना अनिवार्य है। तो जो बैगा जनजाति की विवाहित स्त्रियां होती हैं ना, उनको सुहाग की निशानी के रूप में तरंकुल आभूषण को धारण करना पड़ता है अनिवार्य रूप से। बैगा स्त्रियां 3 तरह के लुगड़े पहनती हैं। मुंगी, बिगरा और चगदरिया परंपरागत स्त्री वस्त्र हैं।
इनके खान पान से संबंधित बात करें तो बैगा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। एक मुख्य पदार्थ हम पढ़ते आ रहे हैं जनजातियों में बार बार, पेज, जो कि कोदो कुटकी और मक्का से बनता है। बैगा जनजाति में समय के अनुसार सुबह बासी, दोपहर में पेज और रात्रि में बिहारी भोजन किया जाता है। अनर्सड वाय फिल्यूटस में डाम मारिस ने लिखा है कि इनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। बैगाओं को मछली का भोजन प्रिय है। महलोन का पत्ता बैगाओं की थाली कटोरा है। बैगा हमेशा महलोन के पत्ते में ही खाते हैं। होता होगा महलोन, तो मैंने देखा नहीं अभी तक महलोन का पत्ता कैसा होता है। सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें तो जन्म संस्कार की बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति की सांस्कृतिक परंपराओं पे आते हैं अब, है ना। तो इनमें जन्म संस्कार होता है जो गांव या घर की सियानी बच्चा जानने का कार्य करती हैं। ये कौन? सुनमई, जो सुनमई होती है ना, सुनमाई, सुनमई नहीं सुनमाई, सुनमाई जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये गांव या घर से ही होती हैं, जो कि बच्चा जानने का कार्य करती हैं। अच्छा, बच्चा जानने का कार्य से मतलब होता है कोई गर्भवती महिला है तो उससे संबंधित ये कार्य करती हैं। एक होता है झालर। झालर किसे कहा जाता है? शिशु का पिता जो होता है शिशु के सिर के बाल काटता है तो उसे झालर कहा जाता है। बच्चे के गृह प्रवेश पर घर मालिक 1 या 2 पीपा मड़ महुआ से बनी शुद्ध दारू बुलवाता है, इसको मंड कहा जाता है। दारू ठर्रा है ना, सीधा देसी, जितने भी ब्रांड आपने सुने होंगे वो सब। जन्म के समय शिशु का सभी प्रकार का धान मिलाकर रखते हैं, जिसे बारदाना कहा जाता है। तो क्या होता है जन्म के समय शिशु का सभी प्रकार का, एक ये बैगा जनजाति में परंपरा होती है, जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उस समय क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं ना उन सभी को मिलाकर रखते हैं, सभी प्रकार के अनाज को मिलाकर रखते हैं, उसे ही बारदाना कहा जाता है। देखो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल भाषा में पढ़ाने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि आपको भी और मुझे भी आसानी से चीज़ें समझ में आए। बैगा में बहुपत्नी रखने की प्रथा है। ये प्रथा मुझे ठीक नहीं लगती है थोड़ी सी। बैगाओं में जो है बहुपत्नी रखने की प्रथा है। कैसी बहुपत्नी रखने की प्रथा है? बैगाओं में एक ही जाति में विवाह वर्जित है, किंतु विवाह में एक गोत्र हो सकता है। तो गोत्र तो काम चल सकता है, लेकिन जो है जाति जो है वो वर्जित है, एक ही जाति में विवाह नहीं करते हैं। बैगा जनजाति के युवा विवाह के समय दूल्हे के रूप में हाथी पर बैठना पसंद करते हैं। युद्ध लड़ने जाते हैं ना जैसे हाथी पर, वैसे बैठना। वर्तमान समय में हाथी की उपलब्धता न होने पर वह चारपाई का बनावटी हाथी बनाकर उस पर बैठकर संतोष कर लेते हैं। बैगा जनजाति के संदर्भ में करस कौआ की स्थापना विवाह संस्कार में की जाती है। बैगा जनजाति में विवाह की 6 पद्धतियां प्रचलित हैं। इन पद्धतियों को देखें पहले, उससे पहले एक बात सोचो कि हाथियों की उपलब्धता इतनी कम क्यों होती जा रही है, इसका कारण क्या है? अकेले क्लाइमेट चेंज इसका कारण नहीं है, बहुत सी घटनाएं, बहुत बड़े लेवल पे शिकार हुआ है इनका, तो आज जाके इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कर्नाटक, केरल, असम में ही हाथी देखने को बचे हैं बस भारत में, और भारत में हाथियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। आपसे हमारा एक विशेष अनुरोध ये रहेगा कि जितना हो सके पर्यावरण के लिए सिर्फ दीजिए, क्योंकि पर्यावरण से आपको लेना नहीं पड़ता, वो खुद इतना देते हैं आपको। ये पर्यावरण जो है ना हमें इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हवा, पानी, जड़ी बूटियां, ना जाने क्या क्या, लेकिन कभी ये भी तो सोचो कि हमें भी इस पर्यावरण को कुछ लौटाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, शिकार कम करना होगा, है ना। ये जो लोग शिकार करते हैं, शिकारों को कम करना होगा। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना उनको बचाना है हमें, इन सबको बचाना होगा। कितना अच्छा कल्चर होगा उस समय जब बैगा जनजाति के लोग जो हैं दूल्हे के समय हाथी पर बैठते होंगे। अब हाथी ही नहीं बचे हैं, हाथी ही कम होते जा रहे हैं, तो उनको बेचारों को संतोष करना पड़ता है चारपाई बनाकर, हाथी बनाकर एक। ऐसा सिर्फ हाथी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम प्रकार की जो स्पेसीज है ना सबके बारे में बोल रहा हूँ आपके लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, धीरे धीरे प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा ना आप तरस जाएंगे अलग अलग प्रजातियों को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति में 6 पद्धतियां प्रचलित हैं विवाह की। पहली जो विवाह पद्धति है मंगनी विवाह या चढ़ विवाह कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लड़के का पिता लड़की के घर आता है,
लड़के का जो पिता होता है वो लड़की के घर आता है और घर के आंगन में बैठकर लड़की से प्रतीकों के माध्यम से स्वीकृति पूछता है। इसमें बिलमा या एवं दादरिया गीत का गायन होता है तथा कर्मा एवं प्रधानी नृत्य किए जाते हैं। और मंगलवार की सुबह मांगर माटी की प्रथा होती है जिसे माटी खनौनी कहते हैं। मांगर माटी की प्रथा होती है जिसे माटी खनौनी कहते हैं। एक होता है उठवा विवाह। इस विवाह में वधु पक्ष के सारे लोग सम्मिलित होते हैं तथा इस विवाह का पूरा खर्च वर पक्ष उठाता है। एक होता है चोर विवाह। लड़का लड़की राजी बाजी से भाग जाते हैं इसमें, है ना। पैठुल विवाह होता है। कुंवारी लड़की जब अपनी इच्छा से स्वयं लड़के के घर में घुस जाती है तो उसे पैठुल विवाह कहते हैं, है ना। कुंवारी लड़की जब अपनी इच्छा से स्वयं लड़के के घर में घुस जाती है उसे पैठुल विवाह कहते हैं। खैर अब तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। वो किस्मत वाले लड़के ही नहीं रहे अब जिनके घर में लड़कियां, कुंवारी लड़कियां इस तरीके से संयोग बना लें। लमसैना विवाह की बात करें तो जब लड़के का पिता विवाह करने में असमर्थ हो तो लड़का पिता की मर्जी से लड़की के घर में रहने चला जाता है और लड़की के पिता की सेवा करता है। उसी को लमसैना विवाह कहते हैं। एक होता है उधरिया विवाह। कौन सा? उधरिया। बेगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदारों की मदद से नवयुवक युवती द्वारा विवाह करना उधारिया कहलाता है। इसी को कहते हैं उधरिया विवाह। बेगांव में शव को दफनाने की, देखो मृत्यु संबंधी संस्कारों को देखने वाले हैं। तो बेगांव में शव को दफनाने और जलाने दोनों ही प्रथाएं प्रचलित हैं, किंतु बीमार व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे दफनाया जाता है। मांदी, जो पंचों की बैठक होती है, में मृत्यु क्रिया संस्कार का फैसला किया जाता है मांदी में। घर मालिक द्वारा क्रियाक्रम के बाद मंद होता है जिसे उठियार सुठियार की शराब कहा जाता है। शराब हर जगह चल रही है भाई। सामरा, विवाह प्रथा में भी, जन्म में भी और मृत्यु संस्कारों में, तीनों में आपको शराब देखने को मिल रही है। सामरा प्रथा जो होती है आत्मा की मुक्ति के लिए मरने वाले व्यक्ति को मुंह में सोने चांदी का सिक्का दही लगाकर रखा जाता है, उसी को सामरा प्रथा कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, है ना। नहावल प्रथा, मृतक की अंतिम क्रियाक्रम में अनिवार्य रूप से जो नगाड़ा बजाया जाता है उसको नहावल प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहावल प्रथा कहा जाता है। पर्व, उत्सव और त्योहारों की बात करें इनकी तो रसन व एवं रतौना, यह पर्व बेगा जनजाति द्वारा आदि पुरुष नंगा बेगा की स्मृति में मनाया जाता है। कौन सा? रतौना। इस पर्व में बेगा लोग 9वें दिन मधुमक्खियों की पूजा करते हैं, अतः यह मुख्यतः मंडला जिले में मनाया जाता है। इसे बेगा जनजाति शहद पर्व के रूप में मनाती है। एक पर्व होता है बिदरी। यह बेगाओं का बीज बोने के पूर्व का त्यौहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना की जाती है बिदरी में। नवा फसल, ये क्या है? यह फसल कटाई का पर्व है। इसमें राई फसल आने पर उसे अपने पितरों पर चढ़ाते हैं, नवा फसल। छेरता, यह बेगा बच्चों का त्यौहार है। इसमें बच्चे साधु बनकर छेरता मांगते हैं। और जवारा देवी पर्व भी एक होता है। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक होते हैं। नंगा बेगा, नंगी बेगन की भी ये पूजा करते हैं। आदिकाल में नंगा बेगन जम्मू द्वीप में रहता था। ये राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, लक्ष्मण आदि हिंदू देवी देवताओं को भी पूजते हैं। और बेगा महादेव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, राम और कृष्ण को मानते हैं। नवरात्रि में दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी धन की देवी होती हैं, ये तो सभी को पता है। साज की बात करें, साल इनका प्रिय वृक्ष होता है। तो बेगा जनजाति का जो प्रिय वृक्ष होता है ये साल होता है, साज होता है, जिसमें इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। बेगाओं के बारे में कहा जाता है कि यदि साल वृक्ष की पत्तियां उनकी हथेली में रखकर कुछ भी पूछा जाए तो वे झूठ नहीं बोलते हैं। सामन की बात करें, सौमन, ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक कार्य कराता है उसे सौमन कहा जाता है। शहडोल की बेगा सौमन दीपावली एवं दशहरा पर देवताओं को बस में करने वाले मंत्र सिद्ध करते हैं, इसे बेगा बीर कहा जाता है। तो अच्छा, ये एक बार में चीज़ें याद नहीं होंगी क्योंकि फैक्ट टाइप के भी है ना कुछ चीज़ें, तो आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। बैगा जनजाति के देवी देवताओं की बात करें तो सबसे पहले हम ठाकुर देव की बात करते हैं। यह ग्राम व भूमि के देवता होते हैं तथा ग्राम के रक्षक हैं। इनका निवास सरई या महुआ का वृक्ष है। इनकी पूजा 3 साल में की जाती है और सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है। बैगा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं, ग्राम और भूमि के देवता हैं, वो ठाकुर देव हैं,
है ना। इनका निवास कहाँ है? सरैया महुआ के वृक्ष में है। 3 साल में पूजा होती है और सफेद बकरे की इनको बलि दी जाती है। किसको? ठाकुर देव को। बूढ़ा देव की बात करें तो पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं बूढ़ा देव। कौन? बूढ़ा देव जो हैं वो पीढ़ियों की रक्षा करने वाले हैं। और जो दूल्हा देव हैं ये बीमारियों से रक्षा करने वाले होते हैं, दूल्हा देव। बघेश्वर देव की बात करें तो यह खेती के देवता हैं बघेश्वर बेबार। बेबार में कुटकी काटते समय बघेश्वर की पूजा की जाती है। और नारायण देव हैं, यह बेगांव के कुल देवता होते हैं। प्रत्येक घर के द्वार पर इनकी स्थापना की जाती है। इनकी पूजा 3 वर्ष, 7 वर्ष और 12 वर्ष में होती है। इनमें सूअर की पूजा की जाती है। नारायण देव। नाग देव जो होते हैं, नाग को बैगा नागेश्वर कहते हैं। और खैरमाई ग्राम देवी होती हैं, महारिन देवी भी कहते हैं इनको। खैरमाई गांव की बीमारियों से रक्षा करती हैं। बंजारन माई को वन देवी हैं, ये जंगली जानवरों से बचाती हैं। साथ ही रात्रि देवी बेगांव की रात में रक्षा करती हैं। बेगा के देवी देवताओं में हमने ठाकुर देव को देखा, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बागेश्वर देव, नारायण देव, नाग देव, खैरमाई, बंजारन देव और रात्रि देवी को देखा है। अब हम तंत्र क्रिया एवं जादू टोना से संबंधित बातों को भी देख लेते हैं। बैगा समाज एक ऐसा समाज है कि सभी बीमारियों का कारण देवता या देवी का रुष्ट होना माना जाता है। जैसे महारानी देवी के रुष्ट होने से चक्कर आना, महारा देव एवं देसावरी देवी उल्टियां होती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए बैगा अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए नियमित बलि का आयोजन करते हैं। जैसे बूढ़ा देव एवं महारानी देवी पर बकरे की बलि, महारा देव पर सुअर की बलि, देसावरी देवी पर मुर्गे की बलि आदि। ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये तो किताब में लिखा हुआ है, तो वही पढ़ के सुना रहे हैं कि ये देते हैं। नहीं तो कहोगे सर बोल रहे थे कि ये बकरे की बलि दी जाती है और ये मुर्गे की बलि दी जाती है इन भगवान को। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो इसमें लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ आपके सामने, ये मेरे विचार नहीं है। बैगा जनजाति में जादू की जितनी पद्धति प्रचलित है उनमें सूपा तूमा पद्धति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो बैगा जनजातियों में जादू की जितनी पद्धतियां प्रचलित हैं उनमें सूपा तूमा पद्धतियों को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। बैगा गुनिया या देवार से जादू करते हैं। गुनिया मरीज का इलाज छिरवारी घास रखकर करता है। और बैगा मूठ जादू को मार कहते हैं। बेगांव में गुग्गू विशेष मंत्र है। गुग्गू उल्लू का दूसरा नाम होता है। क्या होता है? गुग्गू उल्लू का दूसरा नाम होता है। अब बात करते हैं बैगा जनजाति के नृत्य और गानों की। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। इनके प्रमुख नृत्यों में करवा बिल्मा दादरिया, सैला परधौनी सुगा, कर्मा बिल्मा दादरिया, सैला परधौनी सुगा, झरपट, रीना, भड़ौनी और फाग, ये याद रखने हैं। कर्मा में क्या होता है? यह नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर, कब प्रारंभ होता है? कर्मा नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर वर्षा के आरंभ तक चलता है। इसमें मांदर की थाप पर नृत्य होता है। पैरों की गति के आधार पर 4 प्रकार का होता है कर्मा नृत्य। कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा झुलनी और कर्मा लहकी। ये कर्मा नृत्य के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा झुलनी और कर्मा लहकी। दूसरा है झरपट। यह कर्मा नृत्य का ही एक अंग है जो स्त्री और पुरुषों द्वारा अलग अलग पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर किया जाता है। तो झरपट में क्या होता है? कर्मई नृत्य जैसा है लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष आमने सामने खड़े होकर करते हैं। रीना नृत्य की बात करें, यह स्त्री प्रधान है जो पंक्तिबद्ध आमने सामने घेरे में मांदर और टिमकी की थाप पर किया जाता है। जो मांदर और टिमकी हैं ये क्या है? वाद्य यंत्र हैं। शैला नृत्य की बात करें, यह चांदनी रात में किया जाता है। इसके में युवक युवतियां आदि देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। किसको? आदि देव को। बिल्मा नृत्य की बात करें तो गांव में बारात विदाई के समय किया जाता है बिल्मा नृत्य। और परधौनी नृत्य की बात करें, बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की आगवानी के स्वागत में बैगा महिलाएं परधौनी नृत्य करती हैं। देखो क्या होता है, विवाह के अवसर पर बारात जब आती है ना तब स्वागत में बैगा महिलाएं जो होती हैं ना वो परधौनी नृत्य करती हैं। और बैगा लाड़ू गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लाड़ू गीत गाते हैं। तो देखो हमने क्या क्या देखा है? कर्मा नृत्य, बिल्मा, दादरिया, सैला, परधौनी, सुगा, झरपट, रीना और भड़ौनी। हमने देखा कि जो परधौनी नृत्य है वो कब होता है? बारात के आगमन पर। और जो बिल्मा नृत्य होता है वो बारात की विदाई के समय होता है। बेगांव के आर्थिक जीवन पर नजर डालें तो ये झूम खेती करते हैं, हल का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखो फसल उगाने के लिए क्या करते हैं? ये हल का उपयोग नहीं करते हैं। पहली बात तो याद रखनी है। क्यों? क्योंकि धरती को अपनी माँ मानते हैं।
ये झूम खेती करते हैं। क्या करते हैं? झूम खेती करते हैं, जिसे बेवार या पोंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवार या पोंडू कहा जाता है। बेवार खेती को बदलाव की खेती भी कहते हैं। कांदावाड़ी भी बेवार की तरह होती है। कौन सी? कांदावाड़ी भी बेवार की तरह ही होती है। पौधा या पौधा कृषि में सामान्यतः बैलों का प्रयोग नहीं करते, किंतु कुछ बैगा बैलों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों से लेकर करते हैं व उन्हें उपज का आधा भाग देते हैं। यह प्रथा पौधा या पौधा कहलाती है। मंडला जिले के बेगाचक क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथकर चैन के समान सुंदर मालाएं महिलाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। इसी तरह कान में पहनने के लिए तरकी नाम का गहना बनाते हैं। तो क्या होता है, जो मंडला जिले के बेगाचक क्षेत्र में आदिवासी गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथकर चैन के समान सुंदर मालाएं बनाते हैं, उनको तरकी के नाम से जाना जाता है। ये महलोन के पत्ते का संग्रह करते हैं तथा उनसे दोना पत्तल बनाते हैं बेगा जनजाति के लोग। ये भी इनका एक व्यवसाय है। यह पशु पक्षियों का शिकार भी करते हैं। इनके द्वारा शिकार हेतु बनाए गए विभिन्न फंदे निम्न प्रकार हैं, जैसे खुज्जी फंदा, ये मुर्गी मुर्गा मोर के लिए, दलगा फांदा, थोंगा फंदा, दबका फंदा, सूरी फंदा, चेप फंदा और मल्दा फंदा। सर, ये जो क्या है, इनके जो जिस पक्षियों को फंसाने के लिए बनाया जाता है, इसका नाम पूछा जाने वाला नहीं है। सीधे बस एक बार पढ़ लो इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बैगा जनजाति की भाषा एवं बोली की बात करें तो बैगा द्वारा प्रयुक्त बोली छत्तीसगढ़ी का विकृत रूप होती है। इसमें गोंडी शब्दों का मिश्रण होता है। यह तथ्य रसेल एवं हीरालाल की पुस्तक ट्राइब्स एंड कॉस्ट से मिलता है। बैगानी कोली में कथाओं को किस्सा कहते हैं। साहित्य एवं वाचक परिपरंपराओं की बात करें तो कला और वाचिक परंपरा में भी बेगाओं की कल्पनाशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मौजूद है। चकबा चकबी नाम का किस्सा श्री शेख गुलाब के अप्रकाशित संग्रह से प्राप्त हुआ है। चकबा चकबी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो बैगा नया मकान बनाते समय दीवारों पर मिट्टी के नोह डोरा नामक एक प्रकार का भित्ति चित्र है, जो उसको बनाते हैं। बैगा जनजाति संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा जनजाति है। बैगा सुअर पूजक होते हैं। क्या होते हैं? सुअर पूजक होते हैं। सुअर को पूजते हैं। 12 वर्ष में एक बार बैगा जन सुअर बलि समारोह का आयोजन करते हैं। कुकड़ा पाट खेल लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर खेलते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे जो हैं वो बैगा जनजाति के नृत्य कलाकार हैं। इनको 2022 का पद्म श्री दिया गया है और जो डिंडोरी जिले से संबंधित हैं। वहीं जोधैया बाई बैगा जनजाति की चित्रकार है ना, इनको 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ये तो था बैगा जनजाति से संबंधित कंटेंट, जिसको हमने पूरा कर लिया है। अब इसके एमसीक्यू लगाने की बारी है। तो इसके एमसीक्यू भी हम अलग से वीडियो लाएंगे एमसीक्यू के लिए, उसमें बनाए जाएंगे इसके एमसीक्यू सारे के सारे। देखो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कहना क्यों पड़ता है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए आ रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि एक एक टॉपिक के लिए वही आपको 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस देखनी है, तो फिर वो देख सकते हो आप कहीं और जाके, है ना। यहाँ तो लेकिन ये है कि कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कम समय में चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि देखो, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे और एक बार में याद हो जाएगी। हाँ, कोशिश ये किया करो कि पहली बार में ही 50% चीज़ें आप कैचअप कर लो, पकड़ लो आप। लेकिन अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो रिवीजन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एक यूनिट अकेले थोड़ी पढ़नी है, यूनिट 10 अकेले थोड़ी पढ़नी है ना। ये बहुत सारी यूनिट पढ़नी है, 10 यूनिट पढ़नी है, उनमें बहुत सारा कंटेंट है, सिलेबस वास्ट है। तो क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा यार, है ना। इतना सारी चीज़ों को याद रखना है ना, तो रिवीजन तो करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि यूनिट 10 की वीडियो अभी देख रहे हो तो बाकी सब छोड़ दिया है। इसीलिए हम मिक्सअप वीडियो ला रहे हैं आपके लिए।